शहबाज शरीफ साहब ने यूएई को कहा कि भारत के साथ हमारे मामला ठीक कराएं, बिलावल भुट्टो जरदारी को जाना पड़ेगा। जी तो जनाब, भारत ने पाकिस्तान को बुला लिया है और वो बुलाया कहाँ पे है? जो फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, उनको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग पे बुलाया है। पाकिस्तान को सिफारती सतह और दुनिया भर में क्या लॉबिंग करनी चाहिए, क्योंकि भारत के मजालिम की जो फहरिस्त है वो तो बहुत तवील है, लेकिन भारत को हम देखते हैं कि जितनी भी आलमी कुव्वतें हैं उसको आंखों पे बिठाती हैं, सर का ताज बनाती हैं। क्या वजह है? कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक सतह पर हमारी कमजोरियां हैं जो भारत के खिलाफ उस तरीके से हम पोर्ट्रे नहीं कर पा रहे। क्योंकि बहुत अरसे के बाद हमें इस तरह की कोई खबर मिली है, अब पता नहीं वो जाते हैं नहीं जाते, रिफ्यूज करते हैं। हालांकि मैं थोड़ा सा कमेंट ये करना चाहूँगा अपना, मेरा ये ख्याल है कि उनको जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। शायद ये बर्फ पिघलेगी तब कि ये होगा, अदरवाइज चलते रहेगी। बस ठीक है, हम कहेंगे जी वो हमारे दुश्मन है और वो कहेंगे ये हमारे दुश्मन है, तो ये ड्रामा चलता रहेगा। बट आपका कमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, बिलावल भुट्टो जरदारी को जो इनविटेशन मिला था, और बिल्कुल मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो को जाना चाहिए। और वैसे तो बहुत कुछ वो बोल चुके हैं उससे पहले, लेकिन मुझे बहुत से मेरे दोस्त और बहुत से मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं और जो लोग कमेंट्स करते हैं, उनका कहना था कि अब ये क्या मुंह लेकर आएंगे। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अब 2 दिन के विजिट के लिए मुंह तो चेंज होने से रहा, तो इसलिए जो मुंह है वही लेकर आ जाएंगे, तो आप लोग गुजारा कीजिए। मगर ये है कि हाँ, ये है कि इसी मुंह के साथ उनके साथ गुजारा कीजिए। बस ये है कि हम ये उम्मीद करते हैं कि वो आगे से कोई किसी किस्म का इनडिसेंट या जो कहते हैं ना कि गलत बात नहीं बोलेंगे और डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में ही बात करेंगे। अगर किसी के साथ कोई शिकायत भी है, कुछ कहना भी चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बात तो ये कि चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे उनकी कैबिनेट के दूसरे लोग हों, अमित शाह साहब या उनके फॉरेन मिनिस्टर, एक तो सब आपसे उम्र में और एक्सपीरियंस में बहुत बड़े हैं, तो उनके साथ तमीज़ से बात की जानी चाहिए और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि सिर्फ अपना एक सियासी या पॉलिटिकल हाइट अपनी बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान में दिखाने के लिए, और देखो जी मैंने तो ऐसे कह दिया, वो हमारे यहाँ ये भी बढ़ के चलती है ना, जो जी उन्होंने तो जवाब दिया। वो जैसा हमें भी, हम लोग जब इंडियन टीवी पे जाते हैं तो लोग कहते हैं ओ बस जी ऐसा जवाब देना ना कि बस सब मार के रख देना सब, तो वो हम लोग कहते हैं अच्छा, फिर वहां जाके जब हम बात सुनते हैं तो हम कोई और तरीके से रिस्पॉन्स करके आ जाते हैं। तो बहुत से हमारे दोस्त हैं वो हमें फ़ोन करते हैं पाकिस्तान से और कहते हैं कि ये आप कैसे बोल कर आएंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो जो हैं, अगर वो खुद इतने एक्सपीरियंस नहीं है तो उनके फादर अभी मौजूद हैं, आसिफ अली जरदारी साहब। वैसे तो खैर जरदारी साहब का भी एक अपना अंदाज था बैठने का, जब कोई पुरानी पिक्चर्स अगर कोई निकाल के देखे जब बेनज़ीर भुट्टो हुआ करती थी, तो उनको भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं था उनमें और शाह महमूद कुरैशी में, कि कैसे किसी एम्बेसडर के या प्रेसिडेंट के सामने बैठा जाता है। वो भी अजीब तरीके से चौड़े होकर बैठा करते थे। लेकिन बहरहाल अपने बेटे को वो बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, बल्कि इस तरह के लोगों के लिए तो बाकायदा लोगों को हायर किया जाता है इन्हें ग्रूम करने के लिए, कि इन्होंने किस तरह से बात करनी है, इनका पूरा स्टाफ होता है। तो मेरा ख्याल है जो गलती हो गई है बिलावल से, वो आगे ना करें बिलावल भुट्टो, और बिल्कुल जाएं। इनको बहुत अच्छा चांस मिला है, बहुत अच्छा मौका मिला है कि ये जाएं भारत में और इसमें शिरकत करें, और लेकिन साथ साथ कश्मीर ना करें, कश्मीर का के भी ना बोलें, तो इनके हक में बेहतर होगा। नहीं, मैं कहता हूँ आरज़ू, अगर बातचीत की बात है कोई मसला नहीं है। बात हम कश्मीर बोलते हैं, वो कुछ और बोलते हैं, बिल्कुल होता है, कोई ऐसा नहीं है कि आप अगर जाते हैं और आप बात नहीं कर सकते, बिल्कुल करनी चाहिए, नो टेंशन। बट द थिंग इज कि अगर आप एक जो पैरामीटर्स होते हैं, कुछ कयूद होते हैं, कुछ दायरे होते हैं, उसके अंदर आपने बात करनी होती है। क्योंकि डिप्लोमेट्स को एक दूसरे का गिरबान तो पकड़ने से, क्योंकि इसीलिए तो उनको डिप्लोमेट्स कहते हैं ना, वो कोई इवन फौज वाले एक दूसरे के गिरबान को नहीं पकड़ते, तो ये नहीं करना चाहिए। नहीं, आप ये देखिए ना फखर के, ये तो बहुत टाइम से कश्मीर कर रहे हैं, कुछ दिन कश्मीर ना करके देखें। ये कश्मीर के बजाय ये बातचीत करें, ह्यूमन डेवलपमेंट पे बात करें, ये कोई एनर्जी के ऊपर बात करें, ये कोई फूड क्राइसिस पे बात करें, ये कोई एजुकेशन पे बात करें, किसी और टेररिज्म के ऊपर बात करें, क्योंकि टेररिज्म को तो बार बार कहते हैं कि जी टेररिज्म के तो हम खुद भी शिकार हैं, बार बार ये दावा करते हैं।
ये उसमें बात करें। ये बहुत बार कश्मीर कर चुके, ये कुछ टाइम के लिए कश्मीर को थोड़ा सा साइड पे रख के देखें, शायद कुछ बेहतर हो जाए, शायद किसी की कुछ समझ में आए, बजाय इसके कि ये वही पुराने, वो जो हम लोग छोटे थे वो डीवीडी प्लेयर आते थे ना, फंस जाते थे तो एक ही जगह पे घूमते रहते थे, वही बार बार वही सीन आता था, एक तस्वीर आ रही होती थी। तो ये उसकी तरह, उस डीवीडी प्लेयर की तरह, उस डीवीडी की तरह फंस गई है कैसेटें, इन सबके अंदर डीवीडीज फंस गई हैं, जिसकी वजह से एक ही चीज बोलते रहते हैं हर जगह जा। देखें, पहले तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ, जैसे वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंडिया, उसका 23 मार्च आज का वो यौम जमहूरिया क्या से इन्होंने मनाया है। नाउ व्हाट आई से, एक चीज़ ये हम सबको जहन में रखने की ज़रूरत है कि इंडिया वांटेड कि जी वो एक उसके हेजमोनिक डिज़ाइंस हैं कि जिसके अंदर वो चाहता है कि वो रीजनल सुपर पावर का दर्जा एक लिहाज से इख्तियार करे। उसके लिए आप ये सिर्फ ये देखें, उसने क्या कुछ श्रीलंका के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, बांग्लादेश, तो ऐसा लगता है कि उसका सबसर्विएंट है इंडिया का। प्रॉब्लम इंडिया को किससे है? सिर्फ पाकिस्तान से। वी हैव टू डिस्कस सर्टेन थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। ये जो हम बात कर रहे हैं सर्टनली आईटी की, इंडिया के आगे जाने की, जो कुछ भी है, फाइन, इट इज़ देयर इंटरनल डायनामिक्स, ये उनकी अपनी एक पॉलिसी हो सकती है, और पाकिस्तान किस तरीके से कैसे उसको आगे जाना चाहिए, फाइन, लेट इट बी सम अदर डेज टॉपिक। हम भारत के खिलाफ लॉबिंग कर सकते थे, जो कि हमने पिछले 4 साल में, 5 साल में हमने देखा कि उस तरीके से हम करते रहे। आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है वो प्रिवेल करती है पूरे इंडिया में। अच्छा, ये बताइए, ये भी बता दे, अब नजर नहीं आते इंटरनेशनली जो भी है भारत के सामने, सबको एवरीबडी नोज दैट क्या है, लेकिन उसने अपने आप को मुआशी तौर पे इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि ट्रेडिंग, अब सफारती सतह पर अगर किसी मुल्क से बात की जाती है तो वो बात की जाती है कि उसकी मईशत पर, मईशत की ज़बान बोली जाती है ना, कि ट्रेडिंग कितनी है, आप किसी, अब वो दुनिया का 3rd बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। उन्होंने अपनी पूरी एफर्ट जो है वो लगा दी है अपनी आईटी सेक्टर पे। मतलब जब यहाँ पर कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट भी नहीं था तो वहाँ पर कंप्यूटर लैब्स बनाए गए थे। अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़े, पाकिस्तान हम क्यों पीछे रह गए हैं? हम इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रहे? हम तो भारत का मकरू चेहरा दुनिया को दिखाने में भी नाकाम हो गए हैं। सिर्फ हम ये कह देते हैं कि कश्मीर के साथ ये ज्यादती कर रहा है, 370 आर्टिकल के तहत जो उसने मिला लिया है वो खत्म करके अब वहाँ पर आबादकारी इंडियंस की जा रही है। हम डिप्लोमेटिक में इतने नैले हैं कि हम कुछ भारत का मकरू चेहरा दुनिया को बता ही नहीं सकते, दिखा ही नहीं सकते, या दुनिया इज नॉट रेडी, वर्ल्ड इज नॉट रेडी कि वो कंडेम कर सके इंडिया को कि आप ये सब कुछ क्या कर रहे हैं। फिजा, देखिए, जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि भारत एक बड़ी इकोनॉमी है आज के दिन में। उसकी चंद वजूहात है। सिस्टमेटिकली भारत को खुद से बड़ा किया गया, भारत की इकोनॉमी को भी खुद से ही बड़ा किया गया। उसकी वजह ये है कि हमें नजर आता है कि ईस्ट चाइना सी में तो अमेरिकन ने ऑलरेडी से चेकमेट किया हुआ था चाइना को, लेकिन साउथ चाइना सी में चेकमेट करने के लिए फिर हमें नजर आता है ऑकस की शक्ल में अमेरिका, और साथ में क्वाड की शक्ल में अमेरिका नजर आता है। और ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन के हवाले से चाइना के मद्दे मुकाबिल भारत को खड़ा करना मकसूद था। इसीलिए आप देख सकती हैं कि उनकी इकोनॉमी बेहतर करने के लिए भी हमें क्या नजर आया कि आईटी में एक अचानक से बूम आया। हाँ। एक तो वजह यह है एक्सटर्नल, लेकिन इंटरनली भी अगर हम देखें तो हम भी ये बूम हासिल कर सकते थे। लेकिन हमारे यहाँ जब भी किसी जवान से पूछें कि आईटी कंपनीज क्यों परसिस्ट नहीं करती उस तरीके से पाकिस्तान में, तो उसका वो मुझे तो ये कहने को सुनने को मिलता है कि वो कहते हैं कि हमारे यहाँ 1 विंडो ऑपरेशंस नहीं है, नंबर 1, नंबर 2 फ्लाई एनओसी, फ्लाई एनओसी, फ्लाई एनओसी, वो जाके ढूंढते फिरें। और सिक्योरिटी जो है वो इतनी की ज्यादा अहमियत इख्तियार कर जाती है कि बंदे को इस तरह की जो कंपनीज है वो नहीं परसिस्ट कर सकती पाकिस्तान। वेयर एज इंडिया ने बहुत ही आसान तरीकों से वहां पे इस चीज को और ओपन किया हुआ अपनी इकोनॉमी को, स्पेशली रिलेटेड टू आईटी, फैसिलिटेट किया है। और फिर वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं उन्होंने धड़ाधड़ वहां पे अगर देखा जाए तो आईटी के हवाले से जो उनके पास वर्क फोर्स है वो एक ठीक है। राजा फैसल साहब, ये सारी बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन राजा फैसल साहब आपकी बातें सर बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन कर्नल साहब, क्योंकि आप माशाल्लाह दिफाई तजज़ियाकार हैं और बड़ी गहरी नज़र है आपकी पाक भारत ताल्लुकात के ऊपर, इस तमाम तर चीज़ों के आईटी के हवाले से बात जो कुछ भी है, लेकिन हम हमारे हुक्मरान या हम लोग अपनी नाअहली नहीं छुपा सकते। आज भारत कहाँ निकल गया मुआशी तौर पर, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। एक माकूस का सफ़र है जो जारी है, एक दायरे का सफ़र है।
कर्नल साहब, अब आपको क्या लगता है किस तरीके से पाक भारत ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? शंघाई ताउन इजलास क्या इसकी कड़ी बन सकता है? हाँ। क्या ये इजलास दोनों ममालिक को करीब लाने में अपना कोई किरदार अदा कर सकता है? एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।